हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस बीटेक। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप सभी स्टूडेंट्स को आज हम कराने वाले हैं ईएमआई की वन शॉट। यानी आज की सिंगल क्लास में हम यूनिट वन का कर देंगे कंप्लीट खात्मा, यानी यूनिट वन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट वन को स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। तो हमारा सब्जेक्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरा नाम जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट के सारे लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिए होंगे और आज की क्लास लेने के बाद उनको बहुत बढ़िया रिवीजन होने वाला है। सारी चीजें आपको एक सिंगल क्लास में अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की वन शॉट लेक्चर, जिसमें हम यूनिट वन फिनिश करेंगे। यूनिट वन का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। तो यूनिट के नाम से जैसे कि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो गया होगा कि यूनिट वन में हमें मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एक्चुअली में होता क्या है। मेजरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कि व्हाट इज मेजरमेंट, एक्चुअली में मेजरमेंट होता क्या है। So measurement is the result of the comparison of standard and the unknown quantity. Basically, अगर in simple word if we say it is a comparison process by which you compare a unknown quantity to a standard one. यानी एक unknown quantity की comparison आप एक standard quantity से करते हैं। Example के लिए हम अपनी डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट का बहुत यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, कुछ भी सामान लेने जाते हैं, तो आपने एक मैकेनिकल वेइंग मशीन देखी होगी जिसको हम आम भाषा में तराजू बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, एक मान लो आपने कुछ फ्रूट्स उठाए, आप एप्पल लेने गए या आप कोई भी फ्रूट लेने गए, आपने रेंडमली कोई भी फ्रूट्स पिकअप किए और आपने उससे कहा भैया जरा इसको तोल दो, ये कितने हुए। तो वो क्या करता है, उस अननोन क्वांटिटी को एक साइड रखेगा और उस अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किसी दूसरे नोन वेट से करेगा। यानी उसके पास जो वेट्स रखे होंगे 1 kg का, हाफ kg का, ग्राम्स में भी होंगे, उस वेट को वो जो कि अननोन, जो कि हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के वेट है, जिसका वेट फिक्स है, एक साइड पे उसको रखेगा और एक साइड पे अननोन क्वांटिटी को रखेगा। और कब तक कंपैरिजन करता रहेगा, जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। वो बार बार नए नए स्टैंडर्ड क्वांटिटी के वेट उस पर पुट ऑन करता रहेगा अनटिल अनलेस जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। तो यहाँ हमने इस एग्जाम्पल से सीखा, basically measurement is the comparison process by which you compare an unknown quantity to a standard one. आप एक unknown quantity की comparison किसी standard weight से या standard unit से कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही बात लिखी है, the measurement is the result of the comparison of standard and the unknown quantity. यानी standard quantity जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, उसका कंपैरिजन किसी अननोन क्वांटिटी से करने का प्रोसेस ही हमारा मेजरमेंट कहलाता है। The result of the measurement quantity is generally expressed in numeric form. Normally मेजरमेंट से जो आउटकम हमारा आता है उसे हम न्यूमेरल या न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि वो आपको बताएगा कि भैया आपने जो ये एप्पल चूज किए हैं, इसका वेट 1 kg 500 ग्राम्स हो गया, तो उसने आपको मेजर करके बताया। इसी तरीके से हम बहुत सारी क्वांटिटी को मेजर करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को भी हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो केवल इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ही पढ़ेंगे, बट ये जो मेजरमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इन जनरल डेफिनेशन बताई है। और चाहे किसी भी तरह का मेजरमेंट हो, उस मेजरमेंट में हम मेजरमेंट के रिजल्ट को न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, द मेजरमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच द फिजिकल पैरामीटर्स लाइक हीट, टेम्परेचर, फोर्स एटसेट्रा इज कन्वर्टेड इनटू द इजीली रीडेबल न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बुखार आपको हो जाता है, फीवर आ जाता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, या आपके खुद के घर में भी अब तो लोग अवेयर हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो सबके पास थर्मोमीटर अवेलेबल होते हैं। तो आप उसकी हेल्प से टेम्परेचर नाप लेते हैं। आप बता दो भाई 100 डिग्री है, नहीं वो 102 है, 101 है। उस टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस दैट इज नोन एज थर्मोमीटर। तो आप थर्मोमीटर की हेल्प से अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं और फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के बाद जो रिजल्ट होता है उसे हम न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, या हम कह सकते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की क्या जरूरत है, मेजरमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो मेजरमेंट की हेल्प से हम डे टू डे लाइफ में या इंजीनियरिंग की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, सब जगह आप देखते हैं मेजरमेंट का वाइडली यूज होता है। और मेजरमेंट की हेल्प से हम अननोन क्वांटिटी की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। मेजरमेंट हेल्प्स अस टू कंपेयर अननोन क्वांटिटीज विद द नोन क्वांटिटीज। मेजरमेंट की हेल्प से आप अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हो किसी नोन क्वांटिटी से, कह लीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। मेजरमेंट हेल्प्स अस मेक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ बिग, हाउ लॉन्ग, हाउ फास्ट थिंग्स आर।
जैसे कि मैंने थर्मोमीटर का एग्जांपल लिया था, आपको पता है कि आपको फीवर है, यानी आपको अपनी बॉडी टेम्परेचर से पता तो लग रहा है कि भाई माथा गरम गरम हो रहा है, हाथ बहुत गरम गरम लग रहे हैं, बहुत ऐसे चिल्स आ रहे हैं मेरे को, तो मुझे लग रहा है कि भाई मुझे फीवर हो गया है। लेकिन मुझे फीवर में जो टेम्परेचर मेरा बढ़ा है वो कितना है, मेरा एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, वो कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए तो आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी ना। आप तुरंत से, अगर आपके पास थर्मोमीटर अवेलेबल है, आप थर्मोमीटर से तुरंत अपना मेजरमेंट करेंगे टेम्परेचर से, या फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से मेजरमेंट कराएंगे। लाइक और भी बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर हम मेजर करते हैं, जैसे कि बीपी मॉनिटरिंग करते हैं, हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो ऐसे सभी केसेस में हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है क्वांटिटी की, वो पता लगाने के लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। यानी जो भी हमारी क्वांटिटी है वो हाउ लॉन्ग, हाउ बिग, हाउ हॉट, हाउ कोल्ड, ये हम किससे पता लगाते हैं? मेजरमेंट से पता लगाते हैं। विदाउट मेजरमेंट द फाइनल प्रोडक्ट विल बी फुल ऑफ एरर्स। अगर हमें मेजरमेंट हमारे पास नहीं है तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो फुल ऑफ एरर होगा। जैसे कि यही एग्जांपल लिया कि ये तो पता है फीवर, लेकिन टेम्परेचर एक्चुअल कितना है हमें नहीं पता, तो डॉक्टर टेम्परेचर मेजर क्यों करते हैं? ताकि पता चले कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, मॉडरेट है, कैसा है, उस हिसाब से ही वो आपको मेडिकेशन देते हैं। अगर वो मेजरमेंट नहीं करेंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, एक्चुअल वैल्यू ऑफ जो भी मेडिकल पैरामीटर है वो नहीं पता होगी, तो वो मेडिकेशन भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली इंजीनियरिंग के फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, अगर हमें क्वांटिटीज की वैल्यू नहीं पता होगी, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होगी, तो हमारा जो सारा प्रोसेस है वो एररफुल हो जाएगा, उसमें बहुत सारी एरर्स हो जाएंगी। तो इसलिए जो हमारा मेजरमेंट है वो हर एक फील्ड में, स्पेशली अगर हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल फील्ड की बात करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट मेथड, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? क्वांटिटी का डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। इन दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट द अननोन क्वांटिटी इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कोई एक अननोन एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू आपको पता लगाना है, और उस अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन सीधे सीधे आपने किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कवर कर दिया है ना, और आपने सीधे सीधे उसका वेट या जो भी लेंथ ब्रेथ जो भी है वो आपने मेजर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा ये फोन है, इसका वेट पता लगाओ कितना है। तो अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन हमारी आ गई है, जिसको आप डायरेक्टली सीधे सीधे रख दोगे और आप बता दोगे मैम इतना वेट इसका है, इतने ग्राम इसका वेट है। बट अगर हम मैकेनिकल वेइंग मशीन की वेइंग बैलेंस की बात करें तो आप कैसे करते हैं? वही जैसे मैं बता रही हूँ, हमारे जितने भी अभी गली में जितने भी सब्जी फल बेचने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यूजुअली अभी भी वो मैकेनिकल बैलेंस का यूज करते हैं, मैकेनिकल वेइंग मशीन का यूज करते हैं। तो वो क्या करेगा, अगर आप उस तरीके से मेजरमेंट करेंगे तो इस अननोन क्वांटिटी को एक साइड रखेंगे और इसके साथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बार बार पुट ऑन कर, जो भी वेट है वो रखते जाएंगे, और कब तक करते रहेंगे? जब तक कंपैरिजन में दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। फिर आप क्या करेंगे? जो भी आपके पास वजन में दूसरी तरफ जितने भी आपने वेट रखे हैं, आप उसको देख के बता देंगे मैम इसका वेट इतना है ना। तो इस तरह का जो मेजरमेंट होता है उसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट के केस में हम अननोन क्वांटिटी के कंपैरिजन डायरेक्टली किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर कह लीजिए कि नॉन क्वांटिटी के साथ कर लेते हैं। जरूरी नहीं है वो स्टैंडर्ड वेट हो। जैसे आपने देखा होगा हमारे स्टूडेंट्स ऐसे जो स्पेशली मतलब रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, या ऐसी जगह जहां पर हमारे पास स्टैंडर्ड वेट नहीं है। अब मान लो आपको कोई चीज तोलनी है, तो आप उसके लिए आपके पास 1 kg का 2 kg का वेट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक अंदाजे से कि एक आपके पास आपने एक ईंट ले ली, उसका अंदाजा कि भाई इस ईंट का वेट अप्रॉक्स 3 kg है, 2 kg है, उससे आप नाप रहे हैं। तो हम हमेशा मेजरमेंट के केस में अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर एक नॉन क्वांटिटी के साथ करते हैं। क्लियर? द रिजल्ट ऑफ द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर। यहाँ जब हम डायरेक्टली कंपैरिजन कर दें अननोन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेजरमेंट। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। हम अपनी डे टू डे लाइफ में मोस्टली जितना मेजरमेंट करते हैं ऑल इज डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। हम इन सभी में जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है लाइक लेंथ, मास, टेम्परेचर, इन सब का मेजरमेंट हम एक अननोन क्वांटिटी से करके करते हैं। एग्जाम्पल, द फिजिकल बैलेंस डायरेक्टली मेजर्स द वेट ऑफ द मैटर। ये वही जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तराजू वाला, जो फिजिकल बैलेंस वेइंग मशीन हम यूज करते हैं या फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं, उसमें हम यही तो करते हैं कि हम अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करें। अनदर मेथड ऑफ मेजरमेंट इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम
कंपैरिजन प्रोसेस से वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते, पहले हम एक क्वांटिटी की टर्म में उसको चेंज करते हैं, फिर सूटेबल फॉर्मूला या एक्सप्रेशन का यूज करके क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। द डायरेक्ट मेजरमेंट गिव्स द इनएक्यूरेट रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कई बार डायरेक्ट मेजरमेंट के केस में जो हमारा रिजल्ट होता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता, Hence, the direct method is rarely preferred for measurement। तो इसलिए हम डायरेक्ट मेजरमेंट का यूज कई बारी नहीं करते हैं। इन डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट द फिजिकल पैरामीटर ऑफ द क्वांटिटी एज मेजर्ड बाय द डायरेक्ट मेथड। जो भी हमारे फिजिकल पैरामीटर्स होंगे, फिजिकल क्वांटिटी होंगी, उन्हें तो हम डायरेक्ट मेथड से ही फाइंड आउट करेंगे। एंड देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय द मैथमेटिकल रिलेशनशिप। यानी कि हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका मेजरमेंट तो हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे, और फिर डायरेक्ट मेथड से जो क्वांटिटी हमें मिली है उन क्वांटिटीज की न्यूमेरिक वैल्यू को फॉर्मूला में या इक्वेशन में या जो भी एक्सप्रेशन है उसमें पुट करके अपनी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय द डायरेक्ट मेथड। यानी अगर हमें किसी सब्सटेंस की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता करनी है तो हम डायरेक्ट मेथड से उनको फाइंड आउट करेंगे। एंड देन बाय द हेल्प ऑफ द सूटेबल रिलेशन द वेट ऑफ द सब्सटेंस इज नोन। और बाद में उसके वेट को हम इन सब फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करें। या तो डायरेक्टली हम वेट मेजर करें डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम उसका मास फाइंड आउट करेंगे तो शायद उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में जो फिजिकल क्वांटिटी उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको सूटेबल फॉर्मूला में, एक्सप्रेशन में रख के फिर हम वैल्यू निकालते हैं क्वांटिटी की। तो इस तरह के मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब एरर क्या है, सबसे पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज एरर। एक्चुअली में एरर होता क्या है। एरर का मतलब होता है, अगर हम एरर को ही डिफाइन करें, व्हाट इज एरर, एरर होती क्या है। अब देखिए, जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने के बाद हमें उससे क्या मिलती है, एक मेजर्ड वैल्यू मिलती है। हमने मेजरमेंट के बाद जो हमें वैल्यू मिली दैट इज मेजर्ड वैल्यू। यानी मेजर्ड वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जो हमें आफ्टर मेजरमेंट पता चलती है, और ऑब्वियसली ये न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी। और जो हमारी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू, यानी जो उसका एक्चुअल मान है, एक्चुअल वैल्यू है, वो हमारी हो जाती है ये। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है और उसका एक्चुअल वेट क्या है, 65 kg है। कितना है, 65 kg उसका वेट है, और 65 kg जो है वो उसका एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन जब मेजरमेंट किया गया तो पता चला उसका वेट जो आया 63 आया। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, एग्जाम्पल के लिए हम इसको ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल के लिए माना एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी थी, 65 kg उसका वेट था, लेकिन मेजरमेंट करने पे पता चला कि उसका वेट 63.5 kg आया। एक्चुअली में तो 65 kg था, लेकिन मेजरमेंट करने पर हमने देखा वो वैल्यू क्या हो गई, उससे कम आई। दूसरा केस भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि वेट ज्यादा आ जाए, यानी हो सकता था वेट ये दिखा दे 66 kg है, तो 65 लेकिन मेजरमेंट में कितना आया, 66। आमतौर पे मेरे जैसे जो मोटे लोग होते हैं वो यही कहते हैं, अगर जब वेट बहुत ज़्यादा आता है मशीन खराब है, मशीन में एरर है, मुझे नहीं पता, मेरा इतना वेट हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही हम देखते हैं मेजरमेंट में एरर हो जाती है। मेजरमेंट में एरर होने का मतलब है जब आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम या ज़्यादा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ दोनों ही केस में, यहाँ मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से क्या है, कम है, तो भी एरर है, और मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है, तो भी हमारी क्या है, एरर होगी। यानी एरर होने का मतलब है जब आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम या ज्यादा हो तो हम कहेंगे देयर इज एन एरर। यानी कि एरर का सिंपल फॉर्मूला अगर हम निकालें तो एरर हो जाएगी हमारी मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, या इसको अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में, वैसे मैं डिफाइन करने के फॉर्म में लिखूं, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू
और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है इज नोन एज एरर। तो एरर का डेफिनेशन आप समझ में आ गया होगा आपको, यानी जब मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कुछ डिफरेंस हो तो हम कहेंगे एरर। अगर मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो, दोनों बराबर हो, तो कहेंगे हम देयर इज नो एरर, एरर नहीं है। अगर डिफरेंस आता है, कम आए या ज्यादा आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, एरर होगी। अब एरर जो है हमारी कई सारे रीजन से हो सकती है। अब ऐसे कौन कौन से हमारे एरर हो सकते हैं जो मेजरमेंट में होते हैं? इसमें हमारे एरर के जो 3 बेसिक टाइप्स हैं वो है ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। अब आपको एक चीज समझनी होगी, जब भी हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, मान लिया आपसे मैंने कहा कि आप मान लीजिए मैंने आपको कहा कि एक सर्किट है और सर्किट में आपको करंट और वोल्टेज का वैल्यू मेजर करना है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। पहला, आपको इक्विपमेंट चाहिए होगा, जिस इक्विपमेंट की हेल्प से आप वैल्यू का मेजरमेंट करेंगे। सेकंड थिंग, ऑब्जर्वर चाहिए होगा, चाहे आप खुद मेजर करें या अपने किसी क्लासमेट से, अपने किसी फ्रेंड से मेजर कराएं, तो ऑब्जर्वर चाहिए होगा जो कि ऑब्जर्वेशन ले सके। थर्ड थिंग, आपको एनवायरनमेंट चाहिए होगा जहां आप इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन की जरूरत होती है, लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक प्रेशर पे। जैसे कि आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, जो भी हमारी केमिकल बैलेंस या केमिकल वेइंग मशीन होती है, उसमें आपने देखा वो एक ग्लास चैम्बर में बंद होती है। तो इसी तरीके से, या फिर आपने अगर आप गोल्ड स्मिथ के पास गए, गोल्ड ज्वेलरी कभी खरीदी हो आपने, तो आप देखेंगे वो भी जो वेइंग करता है वो क्या करता है, ग्लास के बंद चैम्बर में आपकी जो भी गोल्ड ज्वेलरी होगा उसको नापेगा। तो यहाँ हमने देखा कई मेजरमेंट के लिए कई बार स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन की जरूरत होती है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमें 3 चीजें चाहिए होती है। पहला, इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू मेजर द क्वांटिटीज, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करेंगे। सेकेंड वन इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमारा वो पर्सन होता है जो हमारा ऑब्जर्वेशन करता है। थर्ड थिंग इज एनवायरमेंट। अब इसमें जो हमारी एरर्स हैं उसको हमने सिस्टमैटिक एरर में, यानी आपको पता चला मेजरमेंट में एक सिस्टम की जरूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वर और एनवायरमेंट। तो सिस्टमैटिक एरर को हमने फर्दर डिवाइड करा है इंस्ट्रूमेंटल एरर में, यानी इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में डालेंगे। एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई इशू है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कम है, ह्यूमिडिटी, इन सब कारण से अगर एरर हो रही है तो उसे एनवायरमेंटल एरर कहेंगे। ऑब्जर्वेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे हम ऑब्जर्वेशनल एरर कहेंगे। सो सिस्टमैटिक एरर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, अब ये हमारी बाकी एरर्स को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होती हैं। जैसे सबसे पहले है ग्रॉस एरर। द ग्रॉस एरर occurs because of the human mistake. For example, consider a person using the instruments take the wrong reading or they can record the incorrect data. Such type of, यानी बेसिकली ये हमारे कॉमन टाइप ऑफ एरर होते हैं जो कि मेजरमेंट में होते ही होते हैं। और इन एरर्स में बहुत सारी एरर हमारी इंक्लूड होते हैं, कई सारे कारण से, कई सारे रीजन से हमारी एरर हो जाती है। अब जैसे कि मैंने बताया था, सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम में होने वाली जो एरर है उनको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हुई तो उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई इशू है तो उसे एनवायरमेंटल एरर, और अगर एरर ऑब्जर्वेशन की वजह से, गलत ऑब्जर्वेशन लेने की, रीडिंग गलत लेने की वजह से हो रही है तो उसे हम ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है हमारी बहुत सारे रीजन से हो सकती है। Inherent shortcoming of instruments, such type of errors are inbuilt in instrument because of their mechanical structure. मान लीजिए कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही कोई गड़बड़ थी, कैलिब्रेशन इनका प्रॉपर नहीं हुआ, या जो डिवाइस है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो ही प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो इस तरह की एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर में डालेंगे। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक और एरर हो सकती है मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी आपने इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यूज नहीं करा। The error occurs in instrument because of the fault of the operator. ऑपरेटर ने ठीक तरीके से इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया है, तो इंस्ट्रूमेंट की गलती, तो इसलिए हम इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर में डालेंगे। फिर है लोडिंग इफेक्ट। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरर विच इज caused by the instrument in measurement work. For example, when the voltmeter is connected to the high resistance circuit, it gives misleading reading, and when it is connected to the low resistance circuit, it gives the dependable reading. This means the voltmeter has a loading effect. यानी जो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है, जब हमारे कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू की वजह से उसकी रीडिंग जो अफेक्ट होती है उसको हम लोडिंग इफेक्ट कहते हैं।
तो इस वजह से भी हमारी एरर इंस्ट्रूमेंट में आ जाती है। अब नेक्स्ट है हमारी एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर में बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। सच टाइप ऑफ एरर्स मेनली अकर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, मॉइस्चर। बहुत सारे रीजन है, हमारा वाइब्रेशन, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट से जो आप रीडिंग ले रहे हो वो एक्यूरेट में भी हो सकता है नहीं आए। तो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो हमारे रीडिंग में या कह लीजिए ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ हो जाती है, उसको हम एनवायरमेंटल एरर की कैटेगरी में डालते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर का ही थर्ड जो टाइप था वो था ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर में मतलब है कि अगर ऑब्जर्वेशन लेने में ही आपसे गलती हुई है, सच टाइप ऑफ एरर्स आर ड्यू टू द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ऑफ द रीडिंग। आपने रीडिंग ही गलत ऑब्जर्व की है। कई बार जब स्पेशली हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो अगर हमने रीडिंग प्रॉपर नहीं देखी, हमने रीडिंग ही ठीक से नोट नहीं करी या रीडिंग को हमने ऑब्जर्व ठीक से नहीं करा, उस वजह से जो एरर हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशनल एरर्स कहलाती है। इसमें हमारी पैरेलैक्स एरर भी आती है। आपने सुना होगा इसके बारे में कि अगर आप कोई मीटर जिससे आप ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहे हैं, रीडिंग लेना चाह रहे हैं, अगर आपका आई कांटेक्ट यानी आई का जो एंगल वो बिल्कुल उसके पैरेलल होगा, यानी कह लीजिए बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल भी नहीं कहे कि जो आपकी आई है उससे परपेंडिकुलर हो, तो बिल्कुल आप एक्यूरेट रीडिंग लेंगे। लेकिन एंगल अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, मीटर आपका यहाँ है और यहाँ से आप देख रहे हैं, या मीटर आपका यहाँ है आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आप एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। इसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर। तो इस तरह की रीजन की वजह से जो एरर होती है उनको हम ऑब्जर्वेशनल एरर की कैटेगरी में डालते हैं। अब जो थर्ड टाइप था, पहला टाइप तो मैंने बता दिया ग्रॉस एरर, दूसरा हमारा हो गया सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के 3 टाइप हो गए, कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल और हमारा ऑब्जर्वेशनल। तीसरा टाइप था रैंडम एरर। Random error is caused by the sudden change in the atmospheric condition. Such type of error is called random error. This type of error remain ever after the removal of the systematic error. Hence, such type of error is also called residual error. यानी इन एरर को आप चाह के भी खत्म नहीं कर सकते, कई बार ये सिस्टम में थोड़ी बहुत अमाउंट में हमारी रही जाती है, इसलिए इसको ग्रॉस एरर या हम रैंडम एरर या फिर हम रेजिडुअल एरर भी कहते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर हम देखें कि हम बहुत सारी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बात करें तो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और भी बहुत सारी क्वांटिटी, एनर्जी, पावर, इन सबको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। और ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स का वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, कंस्ट्रक्शन अलग अलग होती है। तो ये हमारे कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब यहाँ जो हम मेनली पढ़ रहे हैं, हमें जो अभी हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं वो है हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल दो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो हमारे स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल जितने भी ये बेचते हैं, इन सब में आपने देखा होगा मैकेनिकल वेइंग मशीन का यूज करते हैं, मैकेनिकल बैलेंस का यूज करते हैं, तो वो हमारा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा, जैसे कि हमारे आप लैब अटेंड करते होंगे तो आपने देखा होगा वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल हैं। इसी तरीके से कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है मल्टीमीटर हुआ, CRO हुआ, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पहला हमारा प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी होता है, जिसको आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी पढ़ा। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेजरमेंट जो पढ़ा है ना, फिर फर्दर ये एनालॉग, डिजिटल। अब मेनली जो हमारे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, इन सबको अगर आप भूल जाएं तो सीधे सीधे देखेंगे, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट से आप रीडिंग किस फॉर्म में ले रहे हैं, उस बेसिस पर इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एग्जाम्पल से, सिंपल से एग्जाम्पल है, आप सभी अपनी अभी जैसे बहुत डिजिटलाइजेशन चल रहा है तो अभी बहुत स्टूडेंट्स हमारे स्मार्ट वॉच वेयर करते हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो नॉर्मल डिजिटल वॉच की जगह अभी एनालॉग वॉच को प्रेफर करते हैं। तो आपने एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच में थोड़ा सा अंतर देखा हो, ऑल्दो डिजिटल वॉच पहले भी बच्चों के लिए अभी भी डिजिटल वॉच आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि डिजिटल वॉच से टाइम को देखना बहुत आसान होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको ऑब्जर्वेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो बहुत आसानी से डिजिट पढ़ के बता देते हैं, भाई 6 o'clock हो गए, 7 o'clock हो गए, 7:30 हो गए, 7:28 हो गए, वो टाइमिंग बहुत इजीली बता सकते हैं। तो हम रीडिंग उससे कैसे, यानी हमारा डिस्प्ले किस टाइप का है, इस बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, एनालॉग एंड
डिजिटल। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम रीडिंग एनालॉग फॉर्म में लेते हैं, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हमारे वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है और हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई दीस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? क्योंकि हमारी न्यूमेरिक वैल्यू डिजिट में शो हो रही है, और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के केस में हमें रीडिंग पढ़नी पड़ती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच का, तो डिजिटल वॉच में तो आसानी से डिजिट की वैल्यू देखकर छोटा बच्चा भी बता देगा भी इतने बज के इतना टाइम हो गया। एनालॉग वॉच के केस में जैसे हम जब आप लोग भी छोटे होंगे तो आपको टाइम देखने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, टाइम नहीं समझ में आता था, बड़ी सुई छोटी सुई कहाँ जा रही है, कैसे टाइम पढ़ते हैं, तो दिक्कत होती है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जैसे मैंने एनालॉग वॉच का एग्जांपल दिया, आपको पता है मिनट एंड आर एंड की हमारी मतलब जो सुइयां होती है, निडल होती है, एंड्स जो होती है हमारी, वो उस डायल पे, वॉच के डायल पे लगातार मूव करती हैं अलग अलग पोजीशन पर, उसको पढ़ के आप रीडिंग लेते हैं। सिमिलरली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में भी हमारा एक स्केल होता है, जैसे आपकी वॉच में एक स्केल होता है जिसपे 1 2 3 4 12 तक आपके डिजिट्स लिखे होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में एक स्केल होता है और स्केल पे हमारी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है, और साथ ही साथ एक इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर स्केल पे घूमता है और जहां जहां वो इंडिकेटर रुकता है वो रीडिंग हम नोट डाउन करते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के दो टाइप जो है हमारे डिफ्लेक्टिंग टाइप एंड नल डिफ्लेक्शन, दो टाइप हो सकते हैं। डिफ्लेक्टिंग टाइप की अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्दर 3 तरह का हो सकता है, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। अब ये होते क्या हैं इनको समझेंगे। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन सा, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स गिव द वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रिगार्डिंग द फिजिकल कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की फॉर्म में हमारे रीडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। द फिजिकल कांस्टेंट मीनिंग द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिग्री, मीटर कांस्टेंट, जैसे कि गैल्वेनोमीटर इसका एक एग्जांपल है। गैल्वेनोमीटर में जो हमारी वैल्यू आती है वो हम डायरेक्टली नहीं मेजर करते बल्कि कांस्टेंट की फॉर्म में करते हैं। द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज द एग्जांपल ऑफ द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। In tangent galvanometer, the magnitude of current passes through the coil determined by the tangent of the angle of deflection of the coil। यानी हमारा जो डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना, उस बेसिस पर हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, जिनका यूज हम कैलिब्रेशन में करते हैं। आप दूसरे टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, आमतौर पे जितना भी मेजरमेंट करते हैं उसमें हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का भर के यूज करते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, द डिफ्लेक्शन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरेबल क्वांटिटी, जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर करना चाह रहे हो उस क्वांटिटी को डिफ्लेक्शन की फॉर्म में या रीडिंग की फॉर्म में डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। द कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विद द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल फॉर द मेजरमेंट। इन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना पड़ता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की कंपैरिजन में। जैसे कि मैंने वॉच का एग्जांपल लिया, मान लीजिए आपने एक वॉच खरीदी और वॉच आपने नई नई खरीदी, आपने शोरूम पे जाके बढ़िया सी टनाटन वॉच पसंद कर ली, और उस वॉच को पसंद करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, आप उससे कहते हैं कि भैया टाइमिंग मैच कर दो, है ना। अगर आपने स्मार्ट वॉच ली है तो अपने मोबाइल के साथ सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, अगर आपने एनालॉग वॉच ली है तो आप क्या करेंगे, उससे कहेंगे कि भैया इसमें सेल डाल दो, टाइमिंग मैच करके वो आपको देता है। तो वो क्या कर रहा है, आपकी वॉच का टाइम अपने शोरूम में लगी हुई एक जो उसकी क्लॉक होगी जो एक्यूरेट टाइम बताती होगी उससे मैच करके आपको दे देता है। सेम कंडीशन फिर रिपीट होती है अगर इन केस आपकी वॉच खराब हो जाती है, तो खराब होने के बाद भी आप क्या करते हैं, खराब होने के बाद उसे सही कराते हैं, रिपेयर कराते हैं। सेल चेंज करने की जरूरत है तो सेल चेंज कराएंगे, और फिर से वही प्रोसेस आप रिपीट करते हैं। क्या, अपनी वॉच के टाइम को अपने घर की, कॉलेज की या उस शॉप वाले की वॉच के टाइम से मिला लेते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैलिब्रेशन। तो बेसिकली कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन का मतलब है किसी इंस्ट्रूमेंट का कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से करना कैलिब्रेशन कहलाता है। और जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया, कैलिब्रेशन 2 बार होता है, पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है उसके बाद। क्लियर? तो हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये इंस्ट्रूमेंट को आगे हमने डिजिटल एनालॉग में बांट दिया। अगर हम रीडिंग डिजिटल डिस्प्ले पर ले रहे हैं तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, अगर एनालॉग डिस्प्ले है तो उसे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब उसके अलावा नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, इन दिस इंस्ट्रूमेंट द जीरो और नल डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। द इंस्ट्रूमेंट हैज हाई एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी। इन नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट द वन नोन एंड वन अननोन क्वांटिटी यूज। नल डिफ्लेक्शन में क्या करते हैं,
कि ये इंस्ट्रूमेंट में जीरो या नल डिफ्लेक्शन का मतलब है जीरो कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई भी जब डिफ्लेक्शन ना मिले उसको हम नल डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे कि मैंने बताया हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में भी सेकेंडरी में भी हम डिफ्लेक्टिंग टाइप की अगर बात करें तो क्या होता है डिफ्लेक्शन टाइप में नॉर्मली हमारा क्या होता है, एक स्केल होता है, जैसे कि ये मैंने बना दिया, ठीक है। इस स्केल पर हमारी बहुत सारी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होंगी, है ना, और एक क्या होगा, पॉइंटर होगा। ये क्या होगा हमारा पॉइंटर, ये हो गया पॉइंटर और ये हो गया स्केल। इस स्केल पर मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक बहुत सारी वैल्यू लिखी होती हैं, जैसे कि हमने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू को मेजर कर सकता है, यानी हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक क्या होती है, रेंज। अब रेंज का मतलब क्या होगा, रेंज का मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि बेटा 0.5 वैल्यू मेजर कर लो, यानी 0 से भी मैं कहूँ -2 वैल्यू मेजर कर लो, तो माइनस तो इसमें मेजर ही नहीं हो सकती क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0। और आपसे मैं कहूँ 7 मेजर कर लो, तो 7 इसमें है ही नहीं। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट में स्केल की अपनी कुछ लिमिट होती है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो उससे मेजर की जा सकती है उसको हम रेंज कहते हैं। स्केल पर सारी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंटेड होती हैं या मार्क होती हैं। इसी पर हमारा एक पॉइंटर बना होता है। ये पॉइंटर नॉर्मली तो रेस्ट कंडीशन में होता है, रेस्ट मतलब 0 पर होता है, 0 पे कह लो या जो मिनिमम वैल्यू उस पर होता है। लेकिन जैसे इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं तो सप्लाई से कनेक्ट करने पर ये इंस्ट्रूमेंट हमारा मूव करता है और एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जाकर रुक जाता है। जिस स्पेसिफिक पोजीशन पर रुकता है वहीं पर आप अपना ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। आप बताते हैं भाई 2 वोल्ट पे या 3 वोल्ट पे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये 3.1 पे या 3 पॉइंट समथिंग पर है, ठीक है। तो द इंस्ट्रूमेंट इन विच द वैल्यू ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी इज डिटरमाइंड थ्रू द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज नोन एज द डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्वांटिटी का वैल्यू हम पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से फाइंड आउट करते हैं उसको हम डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। The measuring quantity deflects the pointer of the moving system of the instrument which is fixed on the calibrated scale। अब जो भी हमारी क्वांटिटी है जिसका हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं उस मेजरमेंट की हेल्प, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, वो हमारा जो क्वांटिटी है वो हमारे पॉइंटर को क्या करती है, मूव कराती है स्केल पर, जिससे हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइप। अब इंडिकेटिंग क्या होते हैं, तो ये तो आपको पता चल गया। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको जब हम सप्लाई से जोड़ते हैं और हम जिस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी के वैल्यू की वजह से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमें पॉइंटर में क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन। मान लीजिए ये पॉइंटर है, आपने इसको सप्लाई से जोड़ा, वोल्टेज करंट जो भी आप मेजर करना चाह रहे हैं उसकी वजह से इसमें क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन मिलता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पॉइंटर एक किसी स्पेसिफिक वैल्यू को इंडिकेट करता हो, उसे हम इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमने एक एमीटर दिखाया है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 400 तक है, यानी 0 से लेकर 400 तक की करंट को मेजर कर सकता है। अब नॉर्मली जो हमारा पॉइंटर होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, यानी कि 0 पर होगा। जैसे इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये पॉइंटर हमारा कहीं जाके रुकेगा, सपोज हम कह रहे हैं यहाँ जाके रुकेगा, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 200 वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं अपने लेबोरेटरीज में, मोस्टली हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेकेंड वन इज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि क्वांटिटी के वैल्यू को इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करते हैं, यानी ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितनी भी क्वांटिटी की वैल्यू है उसको इंटीग्रेट करके हमें प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल बहुत ही आसान है, जैसे कि हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर्स लगे हुए हैं, हम डेली कंजप्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत सारी यूनिट्स का डेली कंजप्शन करते हैं।
भाई फैन भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, लाइट्स भी चलाते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे घर में लगे होते हैं, मोबाइल भी चार्ज करते हो, बहुत सारी चीजों का यूज करते हो, यानी डेली आपका कुछ कंजप्शन होता है। लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो जनरेट होकर आता है वो एक सर्टेन पीरियड का आता है, नॉर्मली 1 मंथ 2 मंथ का जो आपका बिल आता है। तो एक पर्टिकुलर वो क्या कर रहा है, सारी यूनिट्स को इंटीग्रेट करता जा रहा है, आज का कंजप्शन प्लस कल का, फिर परसों का। आप टोटल बिल में आप देखेंगे तो आपको बिल में एक मंथ की यूनिट्स, कंज्यूम्ड यूनिट्स दिखाएगा कि आपने पूरे महीने में कितनी यूनिट्स का कंजप्शन किया। ये नहीं दिखाएगा कि आपने मंडे कितनी करी, ट्यूसडे कितनी करी, वेडनेसडे कितनी करी, नहीं, पूरे मंथ में आपने कितना कंजप्शन किया यूनिट्स का वो। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि ये रीडिंग को इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वैल्यू को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये ग्राफ की फॉर्म में, पेपर शीट की फॉर्म में वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, और वो जो ग्राफ है या जो हमारा कह लीजिए जो पेपर है उस पर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा एक लोड कर्व बनाया जाता है, डिफरेंट कंज्यूमर्स जो होते हैं उनका लोड कर्व बनाया जाता है कि किस टाइम पर इनका लोड मैक्सिमम है ना, या डिमांड कर्व बनाया जाता है कि आपको पता है आपका सैंक्शन लोड जो होता है, किसी भी आप डोमेस्टिक कनेक्शन की बात करें, कमर्शियल कनेक्शन की बात करें, तो सभी में हमारा एक मैक्सिमम सैंक्शन लोड होता है। अगर आपका लोड किसी भी टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उससे ज्यादा होता है, तुरंत उसको वो नोट डाउन कर लेता है। तो इस तरह का जो हमारा लोड कर्व हुआ या कोई भी ऐसी चीज हुई जिसमें हम ग्राफिकल फॉर्म में या किसी पेपर शीट पर वैल्यू को नोट डाउन कर लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं अपनी, स्पेशली मैंने बात करी कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम बात करें डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्शन में भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब जैसे कि इंटीग्रेटिंग का एग्जांपल देखा, एनर्जी मीटर हो गया, रिकॉर्डिंग का एग्जांपल देखा कि हमारा लोड कर्व जो हम बनाते हैं वो एक एग्जांपल हो गया। लेकिन जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट थे जैसे कि वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, इन सब का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें 3 एसेंशियल टॉर्क्स होते हैं, 3 एसेंशियल टॉर्क्स, एसेंशियल टॉर्क। किसी भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए जो 3 एसेंशियल टॉर्क्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग। दूसरा होगा कंट्रोलिंग, और तीसरा होगा डैम्पिंग। तो ये तीनों ही हमारे टॉर्क हैं। कौन कौन सा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। इनको शॉर्ट में बताऊंगी बहुत आसान तरीके से कि आपको याद रहेगा। अब जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, या अगर हम छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बना दे अपना एक, जैसे हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं, इस पर जाते हैं, ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्केल है, स्केल की अपनी कुछ रेंज है, पॉइंटर है। अब नॉर्मली जैसे कि मैंने बताया पॉइंटर रेस्ट पोजीशन में होगा। अब जब इसे सप्लाई से हम जोड़ेंगे तो इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने के लिए जो टॉर्क जरूरी होता है वो क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो हमारे पॉइंटर को रेस्ट पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन में ले जाने का काम करता है। यानी जैसे सप्लाई से जोड़ा तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको हम टीडी से या टाउ डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को मूव कराने की कोशिश करता है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने का काम करता है। ठीक, अब अगर ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ना हो तो पॉइंटर में हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा और पॉइंटर 0 पोजीशन पर ही पड़ा रहेगा। दूसरा टॉर्क जो है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर ये होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क ना हो तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर लगातार मूव ही करता जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ रखे हैं कि किसी भी, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अनटिल अनलेस उसके अपोजिट कोई फोर्स हम ना अप्लाई करें। तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क इस पॉइंटर को, यानी पॉइंटर मूव करता जा रहा है और इधर से कंट्रोलिंग टॉर्क काम कर रहा है कि पॉइंटर एक जगह पर जाकर रुक जाए। जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, पॉइंटर एक पोजीशन पर आकर रुक जाएगा।
साथ ही साथ कंट्रोलिंग टॉर्क का एक और काम होता है कि अगर हमने इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से नहीं जोड़ा तो कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर वापस 0 पोजीशन में भी आ जाता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड वन इज डैम्पिंग टॉर्क। अब डैम्पिंग का क्या काम होता है? डैम्पिंग का काम होता है कि जब हमारी ये कंडीशन होती है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल वैल्यू, इक्वल मैग्नीट्यूड जब दोनों का हो जाएगा तो पॉइंटर एक पॉइंट पर, एक वैल्यू पर रुक तो जाता है, बट इन दोनों के इफेक्ट की वजह से लगातार वाइब्रेट करने लगता है। अगर आपने टग ऑफ वॉर गेम खेला हो, जिसको हिंदी में रस्साकशी का गेम भी कहते हैं, आपने देखा होगा कि एक टीम ए इधर से खींच रही है, टीम बी इधर से खींच रही है, एक रस्सी को पकड़ के एक टीम ए खींच रही है, टीम बी खींच रही है। अगर टीम ए का टॉर्क ज्यादा होगा तो टीम ए का टॉर्क ज्यादा होगा तो क्या होगा, टीम ए टीम बी को अपनी तरफ खींच लेगी, और अगर टीम बी का टॉर्क ज्यादा होगा तो टीम बी टीम ए को अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन जब तक दोनों का बराबर टॉर्क, एक कंडीशन ये हो जाती है कि दोनों बराबर टॉर्क लगा रहे हैं, टीम ए भी बराबर टॉर्क लगा रही है, टीम बी भी बराबर टॉर्क लगा रही है। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने किसी फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं कि आप एक रस्सी को दोनों तरफ बराबर टॉर्क लगा के खींचेंगे तो आप देखेंगे ना तो ए का टॉर्क ज्यादा हो ना बी का टॉर्क ज्यादा, दोनों का बिल्कुल बराबर होता है। तो उस कंडीशन में वो वहीं पर प्रेशर की वजह से वाइब्रेट होने लगती है। तो यही जो हम देखते हैं कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है तो पॉइंटर एक पोजीशन पर रुक तो जाता है लेकिन वहीं पर वाइब्रेशन करता रहता है। इस वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए हम जो टॉर्क यूज करते हैं वो हमारा होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो इस तरीके से हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 एसेंशियल टॉर्क होते हैं। फर्स्ट वन इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसकी वजह से हमारे पॉइंटर में डिफ्लेक्शन मिलता है। सेकंड वन इज कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से ही पॉइंटर एक स्पेसिफिक पोजीशन में रुकता है। साथ ही साथ कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से सप्लाई की एब्सेंस की कंडीशन में, यानी जब सप्लाई प्रेजेंट ना हो तो हमारा पॉइंटर वापस रेस्ट पोजीशन में जाता है। थर्ड वन इज डैम्पिंग टॉर्क। व्हेन कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्स आर इक्वल देन पॉइंटर हमारा क्या करता है कि पोजीशन में वाइब्रेट करता है। टू एब्जॉर्ब दिस वाइब्रेशन वी यूज डैम्पिंग टॉर्क। तो उसके लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 हमारे टॉर्क होते हैं। अब हम कंट्रोलिंग टॉर्क जो है, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए 2 मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटी कंट्रोल, सेकंड वन इज स्प्रिंग कंट्रोल। ऑल्दो स्प्रिंग कंट्रोल का यूज बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल की अगर बात करें, ग्रेविटी कंट्रोल में जब हम देखते हैं नॉर्मली पॉइंटर हमारा 0 पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। आप जैसे ही सप्लाई से जोड़ेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन मिलने लगेगा, पॉइंटर मूव करेगा। पॉइंटर के ठीक नीचे हम एक कंट्रोल वेट जोड़ देते हैं और हमें पता है ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण हमेशा जो वेट होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। आपने किसी वेट को लटका दिया, आप कितना मूवमेंट करें, बिल्कुल एक कंडीशन में जाकर रेस्ट पोजीशन में ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो वेट के ग्रेविटी इफेक्ट के कारण तो क्या होता है कि ये हमारे पॉइंटर को वापस 0 पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो क्या कर रहा है, हमारे पॉइंटर को मूव कराने की कोशिश कर रहा है ओवर दी स्केल, स्केल के ऊपर। और जो हमने ये ग्रेविटी वेट इसके नीचे लगाया है, ये ग्रेविटी इफेक्ट के कारण अपनी रेस्ट पोजीशन में आना चाह रहा है, जिसके कारण ये पॉइंटर को भी 0 पोजीशन पर लाना चाह रहा है। तो इस तरह के कंट्रोल को हम कहेंगे ग्रेविटी कंट्रोल। अनदर मेथड इज स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, अपने जो पॉइंटर है, पॉइंटर के साथ, यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंटर के साथ हम स्प्रिंग को अटैच कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम पॉइंट सप्लाई से जोड़ते हैं इंस्ट्रूमेंट को तो हमारा पॉइंटर धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होने लगता है ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और उसके कारण स्प्रिंग जो होती है हमारी धीरे धीरे खुलने लगती है। अब स्प्रिंग का नेचर आप जानते हैं, स्प्रिंग को जब तक आप फोर्स लगा के खोलते जाएंगे वो खुलती जाएगी, लेकिन जैसे आप फोर्स हटा देंगे तो वापस 0 पोजीशन में आएगी। तो हमारी स्प्रिंग यहाँ पर यही काम कर रही है। जैसे हम सप्लाई से इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से जोड़ते हैं तो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। पॉइंटर के साथ हमने एक स्प्रिंग अटैच की है और वो स्प्रिंग भी धीरे धीरे हमारी ओपन होने लगती है। अब ये स्प्रिंग टेंशन जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होता है। जैसे ही हमारे स्प्रिंग की वजह से जो कंट्रोलिंग टॉर्क है और हमारे पॉइंटर पे लगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होगा तो वो रुक जाएगा। अब जैसे हम सप्लाई को रिमूव कर लेंगे तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी और वो वापस फोल्ड हो जाएगी और पॉइंटर भी वापस अपनी 0 पोजीशन में खटाक से आ जाएगा। अब डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क मैंने बताया कि जब हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों ठीक एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो क्या होगा, पॉइंटर एक पोजीशन में रुक तो जाएगा बट यहीं पर वाइब्रेट करता रहेगा। इन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए, ये कह लीजिए इन वाइब्रेशंस को वैनिश करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं।
डैम्पिंग टॉर्क में हमारी 3 तरह के डैम्पिंग मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज एयर फ्रिक्शन। 4 मेथड हो सकते हैं, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एडिड करंट फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब इसमें एयर फ्रिक्शन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पॉइंटर जिसके डैम्पिंग को हमें खत्म करना है, इस पॉइंटर का लास्ट वाला जो एंड है उसको हम एक एयर चैम्बर से जोड़ देते हैं। इस एयर चैम्बर के अंदर हमारा एक पिस्टन होता है। जैसे जैसे पॉइंटर में वाइब्रेशन शुरू होंगे, अगर हमारा पॉइंटर वाइब्रेट कर रहा है तो ये वाइब्रेशन हमारे इस पिस्टन के थ्रू एयर चैम्बर में जाएंगे। अब एयर चैम्बर के अंदर हमारी एयर भरी होती है जिसमें छोटे छोटे हमारे एयर पार्टिकल्स हैं। ये एयर पार्टिकल्स इस पिस्टन पर फ्रिक्शन लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, जिससे कि हमारे जो वाइब्रेशन है ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा तरीका है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या करते हैं कि जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर का एंड जो है, लास्ट वाला एंड, उसको हम एक डिस्क की हेल्प से फ्लूइड के अंदर डाल देते हैं। फ्लूइड ऐसा जो हमारा गाढ़ा फ्लूइड हो, जैसे कि आपको पता है विस्कोसिटी टर्म आपने पढ़ी होगी कि जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स की जो लेयर होते हैं वो भी आपस में फोर्स लगाती है। तो जितना हाई विस्कोसिटी वाला फ्लूइड होगा वो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाए। एग्जाम्पल सिंपल सी है, अगर अब मैंने आपसे कहा कि बेटा मैंने आपको ग्लास दे दिया, उसमें पानी भरा, आपको मैं उंगली घुमाने के लिए कहूँ, बहुत आसानी से घुमा लोगे। उसके बाद फिर मैं कहूँ कि इसी ग्लास में उतना ही आपको शहद हनी दे दें, तो आपको उसमें उंगली मूव करने में दिक्कत आएगी। इससे ये पता चलता है कि जो फ्लूइड्स है उनके अंदर जो लेयर है वो भी हमारे कुछ फोर्स लगाती है। तो हम एक ऐसा ही हाई विस्कोसिटी वाला फ्लूइड भर लेंगे और डिस्क की मदद से, इस डिस्क की हेल्प से हम इंस्ट्रूमेंट का जो लास्ट वाला एंड है उसको जोड़ देंगे, तो जो वाइब्रेशन है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सेम ऐसे ही हम एडी करंट डैम्पिंग का भी यूज करते हैं। एडी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग दोनों यूज की जा सकते हैं। इसमें जो हमारी एक डैम्पिंग डिस्क का यूज करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखते हैं। तो जैसे जैसे पॉइंटर में वाइब्रेशन होंगे, इस वाइब्रेशन की वजह से ये जो डैम्पिंग मैग्नेट है इन वाइब्रेशन को अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाएगी जो इसको, इन डैम्पिंग्स को खत्म करने का काम करेगी। तो इस तरीके से डैम्पिंग भी हमारी कई तरीके से हम कर सकते हैं, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एडी करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की। हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर और एमीटर का यूज करते हैं। यानी एमीटर की अगर हम बात करें तो एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर कर सकते हैं। The emitter is the measuring instruments which are used to measure the current in the circuit। यानी किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। It measures the small amount of current in milliamperes और microamperes। छोटी से छोटी वैल्यू के करंट को मिलीएम्पियर, माइक्रोएम्पियर को मेजर कर सकता है। The emitter is placed in series with the measuring circuit so that the whole current of the circuit passes through it। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमीटर को हम कहाँ लगाते हैं, सीरीज में। आप जब भी आप लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, नहीं करते तो आप प्लीज कीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आप देखते हैं जब भी आप एमीटर के कनेक्शन करते हैं तो सर्किट में हमेशा एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ताकि जो सारी करंट है वो हमारी इसी के थ्रू पास हो और हम सारी करंट का मेजरमेंट कर सकें। द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज वेरी स्मॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये जो कंपैरिजन आता है ना कई बार एमीटर और वोल्टमीटर का, तो उसमें हेल्प आपको मिलती है। एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। फॉर आइडियल एमीटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। आइडियली एक एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ऑल्दो प्रैक्टिकली इस कंडीशन को अटेन करना पॉसिबल नहीं होता। जितने भी हमारे प्रैक्टिकल एमीटर होते हैं इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 तो नहीं होता, लेकिन बहुत ही कम होता है। The small resistance does not obstruct the flow of current and thus the emitter measures the true value। अगर हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो उसके अंदर जो करंट है वो सारी की सारी करंट फ्लो हो पाएगी और उसको वो आराम से मेजर कर पाएगा। अब इसी तरीके से हमारा वोल्टमीटर, अनदर इंपॉर्टेंट डिवाइस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। और एमीटर के ठीक अपोजिट वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। आइडियली वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफिनाइट होना चाहिए, बट ऐसा प्रैक्टिकल कंडीशन को गेन करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर्स होते हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। द वोल्टमीटर इज द वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए आपको मैंने बताया था पैरेलल में कनेक्ट होती है।
विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट हुज पोटेंशियल इज टू बी मेजर, जिसका वोल्टेज या पोटेंशियल को हमें मेजर करना है उस सर्किट के पैरेलल में इसको लगाया जाएगा। द कनेक्शन पोलैरिटी ऑफ द वोल्टमीटर इज सेम एज दैट ऑफ द एमीटर। द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोलैरिटी। द रेजिस्टेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होता है। एंड अगर हम बात करें कि आइडियल जो वोल्टमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन आइडियल वोल्टमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इंफिनिटी। बट प्रैक्टिकल वोल्टमीटर के केस में ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कनेक्शन भी आपको दिखा रखे हैं। अब यहाँ कंपैरिजन चार्ट आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था एमीटर वोल्टमीटर का कंपैरिजन करेंगे। तो एमीटर वोल्टमीटर का कंपैरिजन में पहला तो है कि हमारा एमीटर का जो यूज है वो इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए होता है, जबकि वोल्टमीटर का यूज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए होता है। एमीटर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, वोल्टमीटर का सिंबल ऐसा होता है। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एमीटर की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, वोल्टमीटर की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होती। इसकी रेंज को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, इसकी रेंज को चेंज करना पॉसिबल होता है। ऑल्दो हम एमीटर वोल्टमीटर दोनों के ही केस में इनकी रेंज का एक्सटेंशन कर सकते हैं, जो अभी हम लास्ट में देखेंगे भी। अब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? इंस्ट्रूमेंट में पहला ही जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। मेनली देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, मूविंग कॉइल टाइप और मूविंग आयरन टाइप। मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन टाइप, है ना। अब ये है क्या मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन टाइप होता क्या है? अब डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमने पढ़े और मैंने डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बताया, उसमें भी हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमने बताया कि इसमें पॉइंटर होता है और पॉइंटर को एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जरूरत होगी और ये पॉइंटर मूव करेगा। तो इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए हम इस पॉइंटर को अटैच करते हैं या तो कॉइल से या एक मूविंग आयरन या एक आयरन पीस से। अगर ये पॉइंटर हमारा किसी कॉइल से अटैच है, वो कॉइल मूव करेगी और कॉइल के साथ साथ जो पॉइंटर हमने उसके साथ अटैच कर दिया, जब कॉइल मूव करेगी तो पॉइंटर भी वैसे ही मूव करेगा। इसी तरीके से अगर आयरन पीस लगाया, मूवेबल आयरन पीस, और उसके साथ हमने पॉइंटर को अटैच कर दिया तो आयरन पीस मूव करेगा तो हमारा पॉइंटर भी मूव करेगा। तो इस बेसिस पर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेनली दो तरह के हो सकते हैं, मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन। मूविंग कॉइल के केस में हमारी कॉइल होती है जो कि मूवेबल होती है, तो अगर हमने पॉइंटर को उस मूविंग कॉइल के साथ जोड़ दिया तो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। और अगर हमने एक आयरन पीस लिया विच इज मूवेबल, जो कि फ्री टू मूव है, और हम उस आयरन पीस के साथ अपने पॉइंटर को जोड़ दें तो हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और मूविंग कॉइल में फर्दर फिर हमारे दो टाइप हो सकते हैं, एक हमारा पीएमएमसी जो ये अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरा डायनामो टाइप मीटर। यानी मूविंग कॉइल के भी फर्दर दो टाइप होंगे और मूविंग आयरन के भी दो टाइप होंगे, अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्शन टाइप। तो मूविंग कॉइल में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पीएमएमसी। पीएमएमसी का पूरा नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको एक चीज तो उसके नाम से पता चल गई होगी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी हमारा मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें परमानेंट मैग्नेट वर्ड का भी यूज हुआ है, यानी इसमें एक परमानेंट मैग्नेट का भी यूज किया जाता है। The instrument which use the permanent magnet for creating the stationary magnetic field between which the coil moves is known as the permanent magnet moving coil और PMMC इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी कॉइल मूव करती है, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। It operates on the principle of that the torque is exerted on the moving coil placed in the field of the permanent magnet. The PMMC instrument gives the accurate result for DC measurement. आपको पता होगा कि अगर कोई हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने N और S जनरेटर का प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, और इसके बीच हमने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या रख दी, एक कॉइल रख दी। ठीक है, तो ये कॉइल क्या करती है, ये कॉइल इसकी वजह से घूमने लगेगी। कब? अगर हम इसमें सप्लाई जोड़ देंगे। अगर हम इसको सप्लाई से जोड़ेंगे, अगर हम इसमें सप्लाई कनेक्ट करेंगे
तो ये कॉइल क्या करेगी, मूव करने लगती है, फोर्स का एक्सपीरियंस करती है और ये कॉइल हमारे कॉइल में टॉर्क जनरेट हो जाता है। ये मोटर में भी आपने पढ़ा है ना, मोटर जनरेटर का प्रिंसिपल इसी तरीके से हमारा काम करता है। तो ये जो हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमने परमानेंट मैग्नेट का यूज करा है और हमने एक कॉइल ली है जो कि मूविंग कॉइल है। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जैसे जनरेट होगा यानी कि स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसमें हमने कॉइल रखी है, तो ये कॉइल में एक टॉर्क यानी फोर्स का एक्सपीरियंस करेगी और कॉइल हमारा रिजल्टेंटली मूव करने लगेगी और मूवमेंट के कारण हमारा पॉइंटर भी मूव करेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट काम करता है। The moving coil and permanent magnet are the main parts of the instrument. The parts of the PMC instruments are as follows. तो आप यहाँ इसका पहले डायग्राम देखें कि हमारा PMC इंस्ट्रूमेंट जो होता है, और ये डायग्राम आपको बनाना है क्योंकि PMC टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसके सारी थ्योरी और इसका जो डायग्राम है आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारी परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ NS मेंशन किया है, इसके बीच में हमारी क्या है, एक कोर है जिस पर कॉइल हमारी होती है फॉर्मर पर लिपटी हुई, ठीक है। यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी एक मूविंग कॉइल रखी हुई है और अब मूविंग कॉइल के साथ ही हम क्या करेंगे, पॉइंटर को अटैच करेंगे, ठीक है। मूविंग कॉइल के साथ ही पॉइंटर को हमने अटैच कर दिया। आपको ये डायग्राम अच्छा लग रहा है, ये वाला बना सकते हैं, या आपने नोट से, बुक से, कहीं और से कोई डायग्राम देखा तो उसको भी बना सकते हैं। जो आपको ईजी लगे, जिसमें आप बनाने में कंफर्टेबल हो, वो डायग्राम बनाएं, बट बनाएं जरूर, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से जनरेट किया, उसके बीच में हमने कॉइल रखी है, कॉइल के साथ हमने पॉइंटर को अटैच कर दिया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं पॉइंटर के लिए हमने कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए बैलेंस वेट इसमें लगाया है, स्प्रिंग हमने जोड़ी है और हमारा पिवेट और जेवल बेरिंग लगे हुए हैं और स्केल पर हमारा पॉइंटर हमारा घूमेगा। साथ ही साथ नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या करा है, मूविंग कॉइल लगाई है, रेडियल फील्ड लगाया है, बैलेंसिंग वेट लगाया है, यानी डैम्पिंग के लिए भी हमने अरेंजमेंट किया है। तो आपको ये डायग्राम आसान लग रहा है, जो भी इजी डायग्राम आपको लगे वो आप बना सकते हैं। तो हमारे इसमें अरेंजमेंट क्या क्या है, पहला है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल हमारा वो करंट कैरिंग पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंट का, जो कि फ्रीली मूव कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इसी मूविंग कॉइल के साथ हम अपने पॉइंटर को अटैच कर देते हैं। ये इस पर हम अपनी कॉपर वायर की वाइंडिंग करते हैं कि दूसरा है मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक सिस्टम में हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं जो कि हमारी स्टेशनरी मैग्नेट होती है और इन्हीं की वजह से हम एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। फिर हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग्स का यूज करते हैं क्योंकि हमारी नॉर्मली फास्पर ब्रोंज की बनी होती है। साथ ही साथ डैम्पिंग के लिए भी डैम्पिंग अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, और पॉइंटर एंड स्केल होता है। तो इस तरीके से हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट काम करता है। और पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में मोस्टली अगर हम बात करें तो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का कई बार एरर वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी एरर हो सकती है, कौन कौन से पार्ट में हो सकते हैं। जैसे पहले हमारे मैग्नेट वाला जो पार्ट है, यानी हमारा कह लीजिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला जो पार्ट है जो कि हमारी परमानेंट मैग्नेट है, उसमें भी एरर हो सकती है। द हीट एंड वाइब्रेशन रिड्यूस द लाइफ स्पैन ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। This treatment also reduces the magnetism of the magnet. Dimagnetism is the property of attraction repulsion of the magnet. The weakness of the magnet decreases the deflection of the coil. अगर आपकी मैग्नेट है वही खराब हो जाए, मैग्नेट वो प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना कर पाए, तो आपके इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकती है। स्प्रिंग, कई बार स्प्रिंग के पुराने होने की वजह से, स्प्रिंग में कोरोजन इफेक्ट की वजह से, ऑक्साइडेशन होने की वजह से स्प्रिंग हमारी वीक पड़ जाती है। द वीकनेस ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेस द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग कॉइल। अगर हमारी स्प्रिंग वीक हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, स्प्रिंग वीक हो जाएगी तो कंट्रोलिंग टॉर्क कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क कम प्रोड्यूस करेंगी तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, यानी इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा रीडिंग दिखाएगा क्योंकि हमारा जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर पाएगा। तो स्प्रिंग की एजिंग की वजह से, स्प्रिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से भी हमारी एरर हो जाती है। मूविंग कॉइल में भी प्रॉब्लम हो जाती है। द एरर एग्जिस्ट इन द कॉइल व्हेन देयर रेंज इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द गिवन लिमिट बाय द यूज ऑफ द शंट। द एरर ऑकर्स बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द कॉइल रेजिस्टेंस। अगर हम इसमें शंट का यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने की वजह से हमारी एरर हो जाती है और इस तरीके से जो हमारी वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आ पाती। क्लियर। अब पीएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है इनके बहुत सारे एडवांटेज हैं जिसके कारण से पीएमसी इंस्ट्रूमेंट मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं। क्यों? पहला, द स्केल ऑफ द पीएमसी इंस्ट्रूमेंट इज करेक्टली डिवाइडेड, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होता है और इनका जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ही क्या होता है, हमारा कम होता है। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ इसकी वजह से हम सिंगल डिवाइस की मदद से बहुत सारी रेंज ऑफ वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं।
मल्टीप्लायर और शंट का यूज करके। आगे बात भी करेंगे कि मल्टीप्लायर शंट क्या होते हैं। बेसिकली वोल्टमीटर और एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम मल्टीप्लायर और शंट्स का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल रेंज की करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। आगे करेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम रेंज एक्सटेंशन भी इजीली कर सकते हैं, यानी वोल्टमीटर और एमीटर से ज्यादा वैल्यू की वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यूज सेल्फ शील्डिंग मैग्नेट विच इज यूजफुल फॉर द एरोस्पेस एप्लीकेशन। तो एरोस्पेस में भी इसका यूज आसानी से किया जा सकता है। बाकी हमारे डिसएडवांटेज भी हैं कुछ इसके। इसमें द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स आर ओनली यूज फॉर द डायरेक्ट करंट, द अल्टरनेटिंग करंट वेरीज विद द टाइम। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में हम डीसी क्वांटिटी का मेजरमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे इसमें कहा है, इसमें डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी का यूज इसमें कर सकते हैं। द अल्टरनेटिंग करंट वेरीज विद द टाइम, द रैपिड वेरिएशन ऑफ द करंट वेरीज द torque of the coil, but the pointer cannot follow the fast reversal and the deflection of the torque, thus it cannot be used for AC। तो हम PMMC इंस्ट्रूमेंट का यूज केवल DC मेजरमेंट के लिए करते हैं। द कॉस्ट ऑफ द PMMC इंस्ट्रूमेंट इज मच हायर एज कम्पेयर टू द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। अब आगे हम मूविंग कॉइल जब पढ़ेंगे तो मूविंग कॉइल की कंपैरिजन में जो आगे हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, ज्यादा होती है। PMMC इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मैंने बताया हमारे मूविंग कॉइल का टाइप है। सेकेंड टाइप इज मूविंग आयरन। अब मूविंग आयरन टाइप क्या होता है, अगर हम एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लें, जैसे कि या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लें और उसमें हमने एक आयरन पीस को रखा विच इज फ्री टू मूव, जो कि हमारा इजिली मूवेबल है या कह लीजिए फ्री टू मूव है, और उसके साथ अगर हम पॉइंटर को अटैच कर दें तब ये हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। The instrument in which the moving iron is used for measuring the flow of current or voltage is known as the moving iron instrument। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम जो हमारा आयरन पीस है वो क्या है, मूविंग आयरन पीस है या कह लीजिए फ्री टू मूव आयरन पीस है, जिससे हम करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं, वो हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द आयरन प्लेस नियर द मैग्नेट अट्रैक्ट्स टुवर्ड इट। भाई जब हम मैग्नेटिक फील्ड के पास किसी आयरन पीस को रखते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट होता है। आप सभी को पता है, भाई हम बहुत मैग्नेट से आप भी खेले होंगे कि जब हम मैग्नेट से खेलते हैं हम देखते हैं कि जो आयरन पीसेस होते हैं मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी पर ही हमारा काम करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कितनी तेजी से आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है इसपे हम इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, द प्लेट और वेन ऑफ सॉफ्ट आयरन यूज्ड एज द मूविंग एलिमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में मूविंग एलिमेंट की फॉर्म में हम एक आयरन की डिस्क या कह लीजिए आयरन की वेन का यूज करते हैं। द वेन इज सो प्लेस्ड दैट इट कैन फ्रीली मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। इस आयरन के पीस को या कह लीजिए आयरन की वेन को, आयरन की प्लेट को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इसका एक पॉइंट तो हमारा हिंज्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने इसका एक पॉइंट हिंज कर दिया और दूसरा पॉइंट क्या है, फ्री टू मूव। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मान लो मैं कहने लगूं कि ये आयरन का पीस है, ये आयरन का पीस है, इसका एक सिरा तो मैंने अटैच कर दिया, हिंज कर दिया, लेकिन ये सिरा फ्रीली मूव। जैसे आप देखते हैं डोर्स में होता है, आपके घरों में डोर विंडो लगे होते हैं तो आप देखते हैं डोर का एक साइड तो हिंज है आपका, लेकिन दूसरा साइड फ्री टू मूव है। ठीक वैसे ही हमने आयरन पीस का अरेंजमेंट यहाँ करना होता है और इस तरीके से ये आयरन पीस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। द कंडक्टर मेक्स द स्टेशनरी कॉइल एंड इट इज एक्साइटेड बाय द वोल्टेज और करंट whose magnetic magnitude is used to be measured। अब जैसे कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हुआ था, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में तो हमने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यानी परमानेंट मैग्नेट उठा के लगा दिए और ये एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते रहेंगे दोनों, नॉर्थ पोल साउथ पोल। लेकिन मूविंग आयरन के केस में हम क्या करते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक पोल होंगे जिन पर कॉइल लिपटी हुई होगी, जैसे उस कॉइल में करंट फ्लो होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। सप्लाई हटा लेंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ मूविंग आयरन में हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा है कि जैसे कॉइल में एक्साइटिंग कॉइल हमारी यूज होती है और एक्साइटिंग कॉइल में जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ जो हमारा आयरन पीस है वो अट्रैक्ट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या है, अब इसकी वर्किंग हमारी क्या हो जाएगी, वर्किंग ऑफ द मूविंग आयरन टाइप। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं एक कॉइल के फॉर्म में।
द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासेस थ्रू इट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमने कॉपर या एल्यूमिनियम कॉइल का यूज किया है। जैसे इस कॉपर या एल्यूमिनियम कॉइल में करंट का फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा या कम होगा ये डिपेंड करता है कि उस कॉइल में फ्लो होने वाली जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर कॉइल में करंट बहुत ज्यादा होगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है ये डायरेक्टली हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर, करंट के मैग्नीट्यूड पर। द प्लेट्स और वेन ऑफ द आयरन पासेस थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस द इंडक्टेंस ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। सिंपली मैं डायग्राम पे जाऊंगी सीधे कि हमारा ये कैसे काम करता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगी जिस पर हमारी कॉपर एल्यूमिनियम की बाइंडिंग लिपटी होती है। जैसे ही करंट फ्लो करेंगे उस करंट के अकॉर्डिंग हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या कह लीजिए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी आयरन का पीस रखा हुआ है। अब ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टाइप में। द अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन आर द टाइप्स ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन इज शोन बिलो। अब पहला है हमारा अट्रैक्शन टाइप। अगर हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि जो हमारा आयरन पीस है उस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाए, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाए। आपको पता है मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे कि जो सेम पोल है वो हमारे क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तरह से रिपेल्शन और अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। द इंस्ट्रूमेंट इन विच द आयरन प्लेट अट्रैक्ट्स फ्रॉम द वीकर फील्ड टुवर्ड्स द स्ट्रोंगर फील्ड। यानी अगर हमारा अरेंजमेंट ऐसा हो कि जिसमें आयरन पीस जो है वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाए तो उसे हम कहेंगे अट्रैक्शन टाइप। अब अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा मूविंग आयरन पीस है या कह लीजिए आयरन की प्लेट है या आयरन की वेन है जो कि फ्री टू मूव है। इसका एक पॉइंट हमारा हिंज्ड है और दूसरा जो एंड है वो फ्री टू मूव है। अब इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ हमारी कॉइल वाइंडिंग है, ये कॉइल वाइंडिंग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर हमने कॉइल लपेटी हुई है। रेड रेड डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारी रखी हुई है कॉइल। तो कॉइल क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, अट्रैक्शन फोर्स इस पे काम करेगा। और क्योंकि ये जो कॉइल ये जो डिस्क है हमारी ये फ्री टू मूव है तो ये क्या करेगी, हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगी। और जैसे मूव करेगी इसका पॉइंटर भी इससे अटैच है तो जैसे जैसे हमारी ये डिस्क मूव करेगी वैसे वैसे हमारा पॉइंटर भी मूव करेगा। बाकी इसके अलावा आप देख रहे हैं पॉइंटर के साथ हमने कंट्रोलिंग टॉर्क अटेन करने के लिए बैलेंस वेट लगाया है और डैम्पिंग के लिए हमने एयर डैम्पिंग का यूज किया है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का भी यूज किया है। Another type is repulsion type instrument. The repulsion type instrument has two vanes or iron plates. इसमें हम दो आयरन प्लेट या दो आयरन वेन्स का यूज करेंगे। One is fixed and the another is movable. इसमें एक जो आयरन प्लेट होगी वो फिक्स होगी और दूसरी क्या होती है हमारी मूवेबल होती है। The vane become magnetized when the current passes through the stationary coil and the force of repulsion occur between them. अब इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और अगर इसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा कि इसको अट्रैक्ट करेगा रिपेल। आपको पता है अगर सेम पोलैरिटी होगी तो ये क्या करेगा, रिपेल। तो वही फिनोमेना हमारा यहाँ पर यूज होता है। आप देखेंगे यहाँ हमारी फिक्स्ड वेन है और ये हमारी मूवेबल वेन है, दोनों ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। अब इसमें जो हमारी फिक्स्ड वेन है इसमें कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है कि ये हमारी मूवेबल वेन को रिपेल करता है, यानी इसमें सेम मैग्नेटिक फील्ड हम सेम पोलैरिटी का फील्ड डेवलप होगा जिसके कारण जो हमारी मूवेबल वेन है इसको ये रिपेल करेगा। क्योंकि जो वेन फिक्स्ड है वो तो मूव नहीं कर सकती, लेकिन जो दूसरी वेन है हमारी मूवेबल वेन है तो वेन रिपल्शन फोर्स के कारण क्या करेगी, मूव करेगी। और इसके मूव करने के कारण जो इससे अटैच पॉइंटर है वो भी मूव करता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है रिपल्शन टाइप। अगर बात करें कि हमारे एमआई इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज है हमने देखा था पीएमसी इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में केवल डीसी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है।
लेकिन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में एसी और डीसी दोनों क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है, यूनिवर्सल यूज है इनका। दूसरा, इनमें फ्रिक्शन एरर बहुत ज़्यादा कम होती है। इनमें अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले सस्ते भी होते हैं। रोबस्टनेस होती है, यानी बहुत रफ एंड टफ होते हैं, बहुत इजीली इनको यूज किया जा सकता है, इनमें एरर होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। एक्यूरेसी इनकी मूविंग कॉइल के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, डिसएडवांटेज हो गया इसका। इसमें एरर्स भी कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, वेवफॉर्म एरर ज़्यादा होती हैं, और साथ ही साथ एसी और डीसी कैलिब्रेशन भी अलग अलग तरीके से इसमें होता है। तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली जैसे कि मैंने बताया, मूविंग कॉइल में पीएमसी इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और मूविंग आयरन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकली मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का हम बहुत यूज़ करते हैं। जितने भी आप ये इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो अपनी लेबोरेटरी में, उसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज होते हैं। फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के फिनोमेना पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यानी जब हमारे जो स्टेशनरी आयंस हैं वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स लगाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट हुज वर्किंग डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन of the electrodes that carry electric charge. Such type of instrument is known as the electrostatic instrument. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमारे रोड जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करती हो, यानी स्टेशनरी चार्ज को कैरी करती हो, और उनके अट्रैक्शन और रिपल्शन पर जो काम करता हो, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। अब आपको पता है कि जब भी हम डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं या हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो पॉइंटर को मूव कराने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए, यही हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस प्रिंसिपल से प्रोड्यूस हो रहा है, मूविंग आयरन से हो रहा है, मूविंग कॉइल से हो रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से हो रहा है, इस बेसिस पर हमने इनके नाम रख दिए। तो यहाँ जो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट मिलेगा, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमारे इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो इसमें हमने माना कि दो हमारी प्लेट्स हैं जिन पे सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इन पर हम क्या करते हैं, इनको हम ऐसी पोलैरिटी में चार्ज करते हैं जो कि अपोजिट पोलैरिटी में हो, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो हमारी मूवेबल प्लेट है वो मूव करेगी। अब देखिए यहाँ पर इसका अरेंजमेंट मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ हमने दो प्लेट ली है जिसमें एक प्लेट हमारी फिक्स प्लेट है और दूसरी प्लेट हमारी मूवेबल प्लेट है। अब ऑब्वियसली बात है, जो मूवेबल प्लेट है उसके साथ अपने पॉइंटर को या अपने डिफ्लेक्टिंग मैकेनिज्म को अटैच करोगे, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इन पर लगाते हैं कि दोनों के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स काम करेगा, जिसके कारण हमारी प्लेट मूव करेगी, और प्लेट मूव करने के कारण जो अटैच पॉइंटर है वो भी हमारा वैसे ही मूव करता है, और इस तरीके से हमारे पॉइंटर में हमें डिफ्लेक्शन मिल जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो है ऑल्दो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। इसमें हमारी वोल्टेज बहुत हाई वैल्यू वोल्टेज मेजर कर सकते हो, एसी डीसी दोनों पर यूज़ किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में पावर बहुत कम कंज्यूम होती है, ठीक है, और भी इनमें एरर बहुत कम होती है। बाकी देखें तो ये हमारे कॉस्टली बहुत होते हैं और इंस्ट्रूमेंट का साइज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से हम इंस्ट्रूमेंट का यूज बहुत कम करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल का इंस्ट्रूमेंट का यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अनदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडक्शन इफेक्ट पे काम कर सकते हैं और इंडक्शन इफेक्ट पे काम करते हैं, उनको हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडक्शन टाइप मीटर इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई दीज इंस्ट्रूमेंट आर वाइडली यूज्ड इन मेजरिंग एनर्जी इन डोमेस्टिक एज वेल इंडस्ट्रियल वर्क। तो नॉर्मली जो हमारे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इनका यूज एनर्जी मीटर के रूप में बहुत ज़्यादा किया जाता है। एनर्जी मीटर हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम कमर्शियल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फील्ड में कंज्यूम्ड एनर्जी को मेजर करते हैं। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में हमारे एनर्जी मीटर की तरह इनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंडक्शन इफेक्ट पे काम करते हैं, इसलिए हम इसको इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसके अगर हम डायग्राम पर आए, सीधे कंस्ट्रक्शनल डायग्राम पर, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में हमारी यहाँ पर पहला ये डायग्राम है, यहाँ पर हम देखें
इन ऑल इंडक्शन मीटर्स, यहाँ पर अगर हम देखें, इन ऑल इंडक्शन मीटर वी हैव टू फ्लक्सेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिंग करंट्स ऑन अ मेटेलिक डिस्क। इसमें एक मेटेलिक डिस्क होती है, यानी बहुत ही लाइट वेट वाली हमारी मेटेलिक डिस्क होती है, जो कि नॉर्मली एल्यूमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम की इसलिए भी होती है क्योंकि एल्यूमिनियम की डेंसिटी बहुत कम होती है। एल्यूमिनियम एक लो डेंसिटी मटेरियल है, जिसके कारण हम एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं। तो बहुत ही लाइट वेट की, बहुत ही हल्की सी हमारे एक डिस्क होती है, जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती है। और इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि हमारे दो अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो कराई जाती है, जिसकी वजह से दो फ्लक्स डेवलप होते हैं, और इन दो फ्लक्स की वजह से हमारी डिस्क में रोटेशन हमें मिलने लगते हैं, यानी घूमने लगता है। ड्यू टू अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो दो अलग अलग फ्लक्स हैं, इनकी वजह से दो अलग अलग ईएमएफ में इंड्यूस होंगे। The EMF produces at what point interacts with the alternating current of the other side, resulting in the production of torque। तो इसकी वजह से दोनों में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, दोनों की वजह से, और हमारी डिस्क जो है घूमने लगती है। इसके अगर हम अगर कंस्ट्रक्शनल डायग्राम की बात करें तो इसके बहुत सारे मैकेनिज्म में बहुत सारे पार्ट है। पहला है ड्राइविंग पार्ट, दूसरा मूविंग सिस्टम, फिर हमारा ब्रेकिंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है, जो जिसमें हमारी प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल लगी होती है। ये डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि हमारी दो प्रेशर कॉइल होंगी, आपको दिखाई दे रही है, और हमारी करंट कॉइल भी होती है, जिनकी वजह से हमारा मूविंग सिस्टम काम करता है। दो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है ऑन विच प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल्स आर वाउंड। इलेक्ट्रोमैग्नेट पर लगी होती है हमारी प्रेशर कॉइल और हमारी करंट कॉइल। मूविंग सिस्टम होता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन टू ग्रेटर एक्सटेंट फ्लोटिंग शाफ्ट एनर्जी मीटर इज यूज्ड। तो बेसिकली हमारी बहुत सारी चीजें, ब्रेकिंग सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम, यानी जो भी रीडिंग आई है वो हमारी काउंटिंग सिस्टम में मेजर होती है। तो एक तरह से मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम और हमारा हो गया ड्राइविंग सिस्टम। तो चार तरह के मेन सिस्टम इसके अंदर होते हैं। एडवांटेज की बात करें, देयर आर इनएक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ते होते हैं। साथ साथ हाई टॉर्क रेशियो, हाई टॉर्क वेट रेशियो इनका होता है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी इनकी बढ़िया होती है, और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर भी बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत पॉपुलर हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने के लिए। अब इन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स जो में बहुत सारी हमारी एरर्स भी होती है। हालांकि आपको पता है अब एनर्जी मीटर में हमारे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का यूज नहीं होता, अब तो उनकी जगह हमारे स्मार्ट मीटर्स ने, डिजिटल मीटर ने ले लिए। पहले इंडक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट थे उसमें हमारा एनर्जी मीटर, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर बहुत ज्यादा पॉपुलर था। कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का बहुत यूज करते थे। लेकिन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम यह है, इसमें बहुत सारी एरर होती है। वो कौन कौन सी एरर है? इसमें ड्राइविंग सिस्टम में एरर हो सकती है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रॉपर ना हो, फ्लक्स हमारा इनकरेक्ट हो, या फिर हमारी सप्लाई वोल्टेज में, लोड करंट में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हो, इस कारण से हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ हमारी लाइट लोड एरर हो सकती है, क्रीपिंग एरर हो सकती है। क्रीपिंग एरर क्या होती है? कई बार बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती थी पहले कि पता चला कि आपने उन्होंने कंजप्शन कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी रीडिंग लगातार आ रही है, मीटर लगातार घूम रहा है, कि जो डिस्क होती थी वो बिना टॉर्क प्रोड्यूस होने के बाद भी धीरे धीरे घूमती रहती थी। इस एरर को कहते थे क्रीपिंग एरर। तो क्रीपिंग एरर होती थी, पावर फैक्टर एडजस्टमेंट, बहुत सारी इसमें एरर्स होती थी, जिसकी वजह से इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, और इन एरर्स को दूर करने के लिए हम बहुत सारे कंपनसेशन भी करते हैं। अब लास्ट में ये पूरा टॉपिक एक ही है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें कौन कौन से हमारे सिस्टम है, ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, और इसमें होने वाली एरर, उसका कंपनसेशन कैसे करते, पूरा एक ही टॉपिक है। अब उसके बाद जैसे कि हमने बताया था, एमीटर और वोल्ट मीटर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। अब आपको बताया था कि एमीटर और वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंशन भी पॉसिबल होता है। जैसे कि मैंने बताया, इंस्ट्रूमेंट की एक स्पेसिफिक रेंज होती है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी हो सकती है, जो हम उससे मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि 0 से 20 मिली एम्पियर का मीटर है, जो कि मिनिमम 0 एम्पियर और मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर तक की करंट नाप सकता है, उससे ज़्यादा या कम की नहीं। बट हम रेंज एक्सटेंशन के मेथड की मदद से एमीटर और वोल्ट मीटर से की रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट हुज करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस भी सर्किट की करंट को मेजर करना है उसमें हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। देयरफॉर इट शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस। तो इसलिए हमारे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड,
वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। नॉर्मली हम वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वो हमारी वोल्टेज को मेजर कर सके। Thus we conclude that the difference is only in the resistance of the instrument. In fact, an emitter can be converted into voltmeter by connecting a high resistance in series with it. There are 4 common devices used for the range extension of emitter and voltmeter, namely shunt, multiplier, and current and potential transformer. तो हमने देखा दोनों में ही काफी हद तक सिमिलैरिटी है। वोल्टमीटर और एमीटर दोनों एक तरह से एक जैसे ही होते हैं, बस क्या है, एक का कनेक्शन सीरीज में कर रहे हैं, एक का कनेक्शन पैरेलल में कर रहे हैं। एक का रेजिस्टेंस बहुत कम है, एक का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। अगर हम इनके रेजिस्टेंस में चेंज कर दें तो हम इनका यूज एमीटर वोल्टमीटर की तरह कर सकते हैं। तो रेंज एक्सटेंशन के लिए 4 तरीके होते हैं, या तो हम शंट और मल्टीप्लायर का यूज करें, शंट मेथड, मल्टीप्लायर मेथड, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, और चौथा है पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। शंट और हमारा मल्टीप्लायर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मूविंग कॉइल एमीटर एंड वोल्टमीटर रिस्पेक्टिवली। तो मूविंग कॉइल एमीटर और वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, शंट और मल्टीप्लायर मेथड का यूज करते हैं। बेसिकली एमीटर की रेंज एक्सटेंशन के लिए हम शंट मेथड का यूज करते हैं, और वोल्टमीटर की रेंज एक्सटेंशन के लिए हम मल्टीप्लायर मेथड का यूज करते हैं। तो एमीटर में रेंज एक्सटेंशन के लिए जो शंट मेथड है, it is possible to extend the range of emitter by using a shunt. A shunt is a low value resistance having minimum temperature coefficient and is connected in parallel with the emitter whose range is to be extended. जिस भी एमिटर की रेंज को एक्सटेंड करना है उसके पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जब हम लगा देते हैं तो ये कहलाता है शंट। तो नाम से पता चल रहा होगा, शंट यानी पैरेलल में कनेक्ट होगा, और ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। यानी अगर एक लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को आप एमिटर के शंट में यानी कि पैरेलल में लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं शंट मेथड। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट हुज करंट इज टू बी मेजर। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको हम सर्किट के सीरीज में लगाएंगे जिसकी करंट को हमें नापना है। दिस शंट प्रोवाइड्स अ बायपाथ फॉर एक्स्ट्रा करंट बिकॉज इट इज कनेक्टेड अक्रॉस दैट इज इन पैरेलल विद द इंस्ट्रूमेंट। अब हमें ज्यादा करंट को मेजर करना है, तो अगर हम अपने नॉर्मल एमीटर के केस में अगर हम मेजरमेंट करते हैं उसकी लिमिट से ज्यादा करंट उससे नापेंगे तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करा है, यहाँ एमीटर के साथ पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। तो जब हम ज्यादा वैल्यू के करंट को मेजर करना चाहेंगे तो वो एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ करंट हमारे उस पैरेलल पाथ से फ्लो हो जाएगी। These shunted instruments can be used to measure currents many times greater than their normal full scale deflection. तो हम इन शंट रेजिस्टेंस की मदद से बहुत हाई वैल्यू के करंट को भी मेजर कर सकते हैं, यानी जो इनकी लिमिट है उससे भी कहीं ज्यादा वैल्यू का करंट हम मेजर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा एमीटर था, इस एमीटर के साथ शंट में यानी पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इस मेथड को हम कहते हैं शंट मेथड। और हम इस तरीके से अपने एमीटर की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली वोल्टमीटर की जब बात करते हैं तो वोल्टमीटर के केस में भी हम वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम वोल्टमीटर की बात करते हैं, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस बाय व्हिच यू मेजर अ वोल्टेज इन एनी सर्किट, या कह लीजिए आप पोटेंशियल को मेजर करते हैं किसी सर्किट में। और पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर को सर्किट के पैरेलल में यानी आप शंट में कनेक्शन करते हैं। और अगर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बहुत 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 ज्यादा होता है। ऑल्दो आइडियल वोल्टमीटर के केस में ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये इनफिनाइट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इसका वैल्यू बहुत हाई होता है। तो जब हमें वोल्टमीटर से एक्स्ट्रा वोल्टेज को मेजर करना हो हम इसमें लगाते हैं मल्टीप्लायर, यानी ठीक उल्टा करेंगे। अब इसमें क्या कराएंगे, एक रेजिस्टेंस हम कहाँ लगाएंगे, वोल्टमीटर के सीरीज में। मल्टीप्लायर्स आर यूज्ड फॉर द रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर्स। वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। द मल्टीप्लायर इज अ नॉन इंडक्टिव हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। बिल्कुल ठीक उल्टा, एमीटर में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे, वोल्टमीटर की रेंज एक्सटेंशन के लिए हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। एमीटर में शंट को पैरेलल में लगाते हैं और वोल्टमीटर में मल्टीप्लायर को सीरीज में लगाते हैं। तो हमने एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जो कि वोल्टमीटर के साथ सीरीज में हमने कनेक्ट किया। आप देख रहे हो ये वोल्टमीटर इसके साथ सीरीज में लगाया। अब इस पूरे अरेंजमेंट को जिस भी सर्किट की वोल्टेज नापनी है उसके पैरेलल में लगाएंगे। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट हमारा क्या कर देगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज को मेजर करेगा। और हम क्या कर सकते हैं, अपने वोल्टमीटर से हाई वैल्यू को यानी उसकी रेंज से उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं।
तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी के साथ आपकी यूनिट 1 फिनिश हुई। तो आज के सिंगल लेक्चर में हमने यूनिट 1 बहुत अच्छे से आपको समझा दी। आई होप आप सभी को भी बहुत अच्छे से टॉपिक में समझ में आए होंगे। इस क्लास को देखने के बाद आप इस सारे ही टॉपिक का रिवीजन अच्छे से कीजिएगा, साथ साथ जितने भी सर्किट डायग्राम है, जितने भी कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है, इनको भी बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 की वन शॉट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।